हेलो एंड गुड इवनिंग गाइस। मैं सुनील कृष्णा फिर आ गया आप लोगों के लिए चहल एकेडमी पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेने। उत्तर प्रदेश की मिट्टियां, ये लेक्चर नंबर 6 होगा। जो ज्योग्राफी, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी को समझ बढ़ाने, फैक्ट याद करने, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और एनालिसिस अप्रोच के लिए आपको बहुत ही सरल कॉम्प्रिहेंसिव भाषा में, जिसको हम लेमैन स्टाइल कहते हैं, इसमें आपको सरल तरीके से चीजें समझाई जाए। तो चलिए हम आज की क्लास में शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टियां। लेकिन उत्तर प्रदेश की मिट्टी को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो और एक समझ हो। तो मैं बताऊं मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है। याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शन से ढेर सारे पानी के मिलने से, एसिड के मिलने से, बेसिस के मिलने से, ठीक है, मिट्टियों का निर्माण होता है। दूसरा, बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिएक्शन से भी मिट्टी का निर्माण होता है। कभी कभी फिजिकल एक्टिविटीज, जैसे नदियां अपने साथ ढेर सारे अवसाद ले आती हैं, सेडिमेंटेशन, और ये आपस में घर्षण करते हैं। फिजिक्स का एक नियम है, घर्षण करने के कारण यही पत्थर छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं। इसको हम बोलते हैं फिजिकल कारण। इसके अलावा डेन्यूटेशन फिजिकल में ही आ जाता है, केमिकल और बायो का कॉम्बिनेशन होता है, उसको बोलते हैं डेन्यूटेशन। डीन्यूडेशन में आ जाता है वेदरिंग और इरोजन। जब मिट्टी या पत्थर या बालू अपनी ही जगह पर रुक कर ताप, दाब, वायु, वर्षा, बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट के कारण और पानी की कमी के कारण, सूरज के इंसोलेशन के कारण ये टूट जाते हैं और टूटकर वहीं पर पड़कर छोटे छोटे पार्ट्स में, टुकड़े टुकड़े में टूटते रहते हैं। इसको हम बोलते हैं डेन्यूटेशन। कैसा डेन्यूटेशन? इसको हम बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है। और दूसरा होता है डेन्यूटेशन का दूसरा पार्ट, इरोजन। जब यही टूटे पार्ट हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से कहीं बहकर, उड़कर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं वेदर्ड पार्ट का, अपक्षयित पार्ट का अपरदन। इसको हम बोलते हैं इरोदन। इसको हम बोलते हैं अपक्षय। ये अपनी ही जगह पर छोटे छोटे पार्ट में टूटकर पड़ा रहता है, लेकिन हवा के कारण ये उड़ जाता है, इसको हम बोलते हैं इरोजन। तो डेन्यूटेशन के कारण भी मिट्टी बनती है। अगर हम कहें कि कोई और कारण बताइए मिट्टी बनने का, तो हवाओं से और पानी से मुख्य रूप से मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी का निर्माण मेन रूप से अगर बात करें इन तीन एक्टिविटीज के अलावा, डेन्यूटेशन और हवा के प्रेशर से, मतलब विंड के प्रेशर से, और वाटर के घर्षण के कारण, ठीक है, इन्हीं तीन मुख्य कारण से ही हमारी मिट्टी का निर्माण होता है। अब मिट्टी की स्टडी को हम टेक्सोनॉमी कह सकते हैं, मिट्टी की स्टडी को हम पेडोलॉजी या कभी कभी इसको टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तो आइए हम मिट्टी की स्टडी से संबंधित कुछ बातें करें। मिट्टी का फॉर्मेशन ज्वालामुखी उद्गार के कारण भी होता है। इमेजिन कीजिए कि ज्वालामुखी उद्गार आ रहा, इससे निकलने वाले लावा लहर के रूप में जमा होते हैं, इसको बोलते हैं इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टानें। इन्हीं इग्नियस रॉक को टूट जाने से ये चट्टानें आगे जाकर सेडिमेंट्री रॉक बनाती हैं। मतलब शुरुआत में ये इग्नियस थी, आग्नेय चट्टान थी, लेकिन ताप, दाब, वायु, वर्षा, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कारण से ये टूटकर पानी से, हवा से उड़कर एक जगह जाकर जमना शुरू हुआ। अब ये लहर के रूप में ना, परत के रूप में, मतलब वेव्स के रूप में नहीं, स्ट्रेटा, जिसको हम परत, लेयर्स के रूप में देखते हैं, जमते जाते हैं और यही बनाते हैं क्या, आपका मैंने नाम दिया इसका, सेडिमेंटेशन से बने हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक। और यही आगे नीचे दबते 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 रूप में बदल जाते हैं अपना रूप, क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव और बहुत ज्यादा ताप, प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ये अपना रूप बदल लेते हैं और ये लेयर्स बीच की कम हो जाती हैं। इस पोर्शन को हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। अब इसी प्रोसेस में इससे निकलने वाले फिमारोल्स, धुआरों से और इनके टूटने, बहने, हवाओं और पानी के उड़ने के कारण मिट्टी की एक लेयर जम जाती, और यही रॉक्स समय के साथ साथ टूट टूट कर पेबल्स, कंकड़ पत्थर में, और आगे चलकर बालू और मिट्टी में बदल जाते। ये हुई मिट्टी की फॉर्मेशन। आइए हम आगे पढ़ते हैं।
कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो हमने इसके पहले की क्लासेस में बताया था आपको, खादर, बांगर, भाबर और तराई। मतलब नदियां जब गिरती हैं तो अपने साथ पथरीले पत्थर पहाड़ों के लाकर जमा करती हैं, इसको हम बोलते हैं भाबर। इसी में नदियां नीचे छुपकर बहती हैं, लेकिन आगे वाले सेक्शन में आ जाता है चिकनी मिट्टी वाला पोर्शन, क्ले मडी मिट्टी, जिसको हम तराइन कहते हैं। आगे चलकर ये पोर्शन जो होता है वो बनाता है भाबर, बांगर, और इसको हम कहते हैं ओल्ड एलुवियम। पहले जो सबसे पहला मैदान बना है वो बना है भाबर। ये होते हैं पेबल्स, कंकड़ पत्थर। ये वाला जो मैदान बनता है वो बनता है तराई। उत्तर प्रदेश में भाबर भी है, तराई भी है। उसके बाद जो मैदान बनते हैं बोलते हैं ओल्ड एलुवियम, और बांगर के बाद जो वाला जो मैदान डेल्टाई मैदान होता है इसको हम बोलते हैं न्यू एलुवियम। और ये हो जाता है आपका खादर। खाद होता है इस वजह से इसका नाम होता है खादर, और सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी यही माने जाती है। तो इस तरीके से बहुत तरीके से मैंने आपको मिट्टी की उपज होते हुए दिखाया कि कैसे मिट्टी बनती और कौन कौन से मैदान बनते हैं। अब आइए हम पढ़ेंगे मिट्टी और भी दो तरह से क्लासिफाई की जा सकती है। कुछ मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है, कुछ मिट्टी कम उपजाऊ होती है, और मिट्टी के प्रकार रंगों के आधार पर बताए जाते हैं। जैसे ब्लैक सॉइल आपको गुजरात महाराष्ट्र के सेमी एरिड जोन में मिल जाएगी, इसको रेगुर मिट्टी कहते हैं। कुछ होती है रेड सॉइल जो कि दक्कन के पठारों में ज्वालामुखी के उद्गार इग्नियस रॉक से बनी हुई है, इसको बोलते हैं रेड सॉइल। रेड सॉइल में पानी मिल जाने से और पानी की अधिकता या पानी के मिलाव के कारण ये अपना रंग बदलती है, येलो हो जाती है। शुरू में आयरन ऑक्साइड होता है, इसमें भी आयरन ऑक्साइड होता है, लेकिन पानी से रिएक्ट करके कलर बदलते हैं। अगर हम बात करें तो कुछ कोस्टल एरियाज में आपको लेटेराइट मिट्टी भी मिलेगी, ठीक है। अगर हम बात करें कि इन सब के अलावा भी कोई मिट्टी होती है तो बताएंगे सर दोमट मिट्टी होती है। और आपने सुना होगा दोमट मिट्टी के अलावा आपने सुना होगा एक और तरह की मिट्टी होती है, वो थोड़ी सी अल्कलाइन, ठीक है। तो बहुत तरह की मिट्टियां अपनी प्रॉपर्टीज के अनुसार भी होती हैं। मिट्टियों को किसान हर साल एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें हर 3 साल पे अपनी मिट्टी की एसिडिटी को, मतलब एसिडिक अप्रोच या बेसिक कहीं तत्व तो नहीं आ गए उसमें, उसकी चेकअप भी करवानी जाती है। सॉइल हेल्थ के रूप में उसको जाना जाता है। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया स्तर पर आपको पढ़नी है। अभी हमें केवल इतना पढ़ना है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टी कहां कहां पर किस एरिया में पाई जाती है और किस चीज की उपज के लिए अच्छा हो। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करें। बेसिकली आपको मिट्टी के बहुत सारे टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट मैंने समझाए। अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए हमारी क्लास शुरू होती है सॉइल्स इन उत्तर प्रदेश। आइए चलिए शुरू करें। उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी मिट्टियां हैं उनका ओवरव्यू लेंगे। तो उत्तर प्रदेश क्लासिफाइड करता है बहुत तरीके की मिट्टियों को, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 3 तरह के मैदान भी है, पहाड़ भी है और पठार भी है। तो इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश की ध्यान में रखें, मिट्टी की ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान रखेंगे और एग्रीकल्चरल पोटेंशियल को ध्यान रखेंगे, और देखेंगे कि स्टेट की सॉइल प्राइमरीली किस चीज के लिए बनी है, अर्थात उत्तर प्रदेश की सॉइल कौन सी सॉइल है। क्या ये एलुवियल है, क्या ये बांगर है, क्या ये जो है वो तराइन है। तो बताएंगे ज्यादातर उत्तर प्रदेश में चारों तरह के मैदान और चारों तरह के खाद मिल जाते, चारों तरह की मिट्टियां मिलती हैं, लेकिन खास तौर पे एलुवियल जिसमें ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल का भी कॉम्बिनेशन हो जाता है। और खासतौर पे गंगा की नदियां हैं तो एलुवियल डेफिनेटली बना देंगी, और गंगा, यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलकर मिट्टी का एक बड़ा अच्छा कलेक्शन करती हैं। आप देखेंगे कि कुछ और एरियाज ऐसे हैं जैसे फॉरेस्ट सॉइल, एरिड सॉइल और रेड सॉइल के साथ साथ और भी ऐसी मिट्टियां आपको देखने को मिलेंगी। मतलब केवल एलुवियम ही नहीं, रेड सॉइल भी मिलेगी उत्तर प्रदेश के मालवा वाले रीजन में, क्योंकि वो पठारी क्षेत्र था, ठीक है। आपको फॉरेस्ट सॉइल मिलेंगी जैसा कि मैंने बताया मध्य प्रदेश वाले बॉर्डर के इलाके में। कहीं कहीं पर आपको एरिड सॉइल भी मिल सकती है, जैसा ऐसा जोन जहां पर बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से एरिड या सेमी एरिड जोन बन गया है, ठीक है। तो कई तरीके के सॉइल आपको वाइड रेंज में दिखेंगे और तरह तरह की क्रॉप्स का प्रोडक्शन। अच्छी मिट्टी है तो व्हीट के लिए, अच्छी मिट्टी है तो व्हीट के लिए अच्छा माना जाएगा, राइस के लिए अच्छा माना जाएगा।
उतनी अच्छी मिट्टी नहीं है तो मिलेट्स और मोटे अनाजों के लिए अच्छा मान लें, और नहीं तो फिर आगे चलकर वो तरह तरह के जो है वो सोरगम या फिर आपने सुना होगा बार्ले, मेज, इन सारी चीजों के लिए उपज होती है। तो डिपेंड करता है मिट्टी कैसी है, तो डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि उसकी एग्रीकल्चर कैसी है। तो डायरेक्टली एक सिग्निफिकेंट हो जाता है, एक सीधा सीधा प्रोमिनेंट लेवल पर देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अच्छी खेती होती है। इसकी मतलब कि यहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा है, इरिगेशन भी अच्छी है, रिवर सिस्टम भी अच्छी है, और तो यहाँ पर जमीन भी अच्छी मिल जाती है, मिट्टी भी डेफिनेटली अच्छी होती है। तो एलुवियल सॉइल यहाँ पर ज्यादा मिलती है। तो आइए हम शुरू करें, देखें कि कौन कौन से एरिया में किस किस तरह की सॉइल्स देखने को मिल जाती है। तो चलिए, सबसे पहले हमने देखा एलुवियल सॉइल, जो कि सबसे पहली काइंड ऑफ सॉइल, मिनरल्स से भरी होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होता है, सिल्ट्स होते हैं, थोड़े बहुत सैंड होते हैं, और थोड़ी बहुत चिकनी मिट्टी भी होती है। मतलब ये खादर, बांगर, भाबर, तराइन को मिला दो तो एक एलुवियल सॉइल निकल कर आएगी। दो तरह की होती है, ओल्ड एलुवियल, न्यू एलुवियल। ज्यादा उपजाऊ न्यू एलुवियल होती है। तो कहाँ मिलती है? तो पूरे के पूरे गंगा यमुना के दोआब वाले सेक्शन में, कहीं कहीं पर ईस्टर्न यूपी में भी आपको मिल जाएगा, खासतौर पर इलाहाबाद, बनारस और लखनऊ के एरिया। अगर हम बात करें यहाँ पर क्रॉप कौन सी है, मैंने कहा अच्छी मिट्टी है तो व्हीट और राइस, पल्सेस और शुगर केन, ऑयल सीड्स, मतलब रबी और खरीफ दोनों की फसलें यहाँ पर उग सकती है। चलिए, रेड और येलो सॉइल की बात मैंने बताई थी। तो खासतौर पे सैंडी होता है, बालू होता है, इसमें आयरन ऑक्साइड ज्यादा होते हैं, नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए ल्यूकोमिनस पौधे राइजोबियम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरांक करते हैं, तब जाकर, नहीं तो इसमें अलग से खाद डाल दो, हो जाएगा काम। फास्फोरस पाया जाता है, और ऑर्गेनिक मटेरियल्स मतलब ह्यूमस एंड फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल्स वगैरह भी कुछ मिल जाता है। अगर हम पूछे कहां पर है, तो सीधी बात है कि मैंने कहा था कि ये वाला एरिया रेड और येलो जो होता है दक्कन वाले प्लेटू पे पाया जाता है भारत के। और भारत में यूपी का साउथ वाला पोर्शन मध्य प्रदेश के मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड वाले एरिया को कवर अप करता है, जो कि पठार है। पठार किससे बना हुआ है तो बताएंगे, गोंडवाना का पठार है, जो ज्वालामुखी के उद्गार से बना है। ज्वालामुखी से निकलने वाले इग्नियस रॉक्स ही लाल रंग की मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का साउदर्न और साउदर्न ईस्टर्न पोर्शन, जैसे मिर्जापुर, सोनभद्र वाला इलाका, रेड और येलो सॉइल होता है। इसमें पल्सेस उगा लो, मोटे अनाज, मैंने कहा अगर आपकी मिट्टी उतनी अच्छी नहीं है तो मोटे अनाज, मिलेट्स उगेंगे। जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल तो सारी तरह की मिट्टी में उगता है। चलिए, अगर हम फॉरेस्ट सॉइल और एरिड जोन और एक लूमी सॉइल की बात करें, तो मैं बता दूं फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है। मध्य प्रदेश के एरियाज वाला सेक्शन फॉरेस्ट है तो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, ठीक है, थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है फॉरेस्ट है तो, और क्या है, वेल ड्रेन्ड सिस्टम बना हो। तो हिली और फॉरेस्टेड एरियाज में आपको मिलेगा, खासतौर पे तराइन वाले सेक्शन में और कुमायूं वाले सेक्शन। तो यहाँ पर क्या अच्छा होता है तो बताएंगे, टी, स्पाइसेस और मेडिसिनल हर्ब्स एंड शब्स। चलिए, हर्ब्स एंड शब्स, हर्ब्स तुलसी का पौधा है, पुदीना का पौधा है, शब्स क्या होता है, नींबू का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, छोटे पेड़। एरिड जोन क्या होता है, जहां सूखा पड़ता है, तो ड्राई होगा। ऑर्गेनिक तो हर जगह मिल रहा, लेकिन ड्राई में लो ऑर्गेनिक हो जाता है, और ये कैसी हो जाती है, सेलाइन हो जाती है, ठीक है। सूखा पड़ रहा है तो सैलिनिटी ज्यादा होगी। और यहाँ साउदर्न वेस्टर्न यूपी की बात करें, खासतौर पे राजस्थान में सूखा पड़ता है, तो जो बॉर्डर राजस्थान से कवर अप टच करते हुए हमारा उत्तर प्रदेश का चलता है, यहाँ पे भी मोटे अनाज, बार्ले, लेग्यूमिन और तरह तरह के जो है वो क्रॉप्स हो सकती है। अब आप कहेंगे सर एरिड जोन में कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है या खेती हो रही, तो मैं बता दूं उस वाले पोर्शन में कैनल्स बनी हुई हैं, रिवर्स के माध्यम से, इरिगेशन के माध्यम से या खाद के माध्यम से उसमें प्रोडक्शन किया। अब होती है लूमी सॉइल। लूमी सॉइल क्या होती है तो बताएंगे कि सर ये सैंड और सिल्ट, मतलब चिकनी मिट्टी, अच्छी मिट्टी, बालू मिट्टी का मिक्सचर होता है, ठीक है। इसमें क्ले भी होता है, फर्टाइल अच्छी होती है, और बहुत अच्छा इसमें से पानी निकलने की व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं कि पानी वहां होल्ड हो जाएगा, या सारा पानी मिट्टी सोख लेगी, थोड़ी देर होल्ड करेगी जितना चाहिए और बाकी पानी को जाने देती है। तरह तरह के यूपी के पार्ट्स में मिल जाएगा, यूपी के स्पेशल पार्ट्स में ये देखकर मिल जाएगा। यहाँ पर मिक्स कल्चर, वेजिटेबल, फ्रूट, व्हीट और पल्सेस के लिए अच्छा होता है। तो लूमी सॉइल अच्छी है और एलुवियल सॉइल अच्छी है, थोड़े हद तक रेड और येलो सॉइल अच्छी है। फॉरेस्ट सॉइल एग्रीकल्चर के लिए तो बहुत कम अच्छी है। ऐसी खेती की जा सकती है जैसे टी, मेडिसिन, या फिर आप कह लो क्या, स्पाइसेस, कमर्शियल लेवल पर। और एरिड जोन तो सबसे खराब होता है, ठीक है। चलिए, ये हुई मिट्टी की डिस्ट्रीब्यूशन यूपी को ध्यान में रखते हुए। हमने कहा था कि मिट्टी का इरोजन भी हो जाता है, भले ही यूपी में एक लेवल तक अच्छी मिट्टी है, लेकिन हवा, पानी और मानवीय क्रियाओं और तरह तरह की साइंस टेक्नोलॉजी की वजह से वो मिट्टी की लेयर ऊपर से हट रही। मिट्टी के कई हॉरिजॉन्स होते हैं, एक होती है पेरेंट रॉक,
यही रॉक समय के साथ टूटकर छोटे मोटे पत्थर में, जिसको हम सी हॉरिजॉन कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल के नाम से जाना जाता है, यही टूटेगी तो छोटे छोटे बालू के रूप में, इसको बी कहते हैं। और अगर हम बात करें एकदम छोटी मिट्टी टूट गई और ऊपर से चिकनी मिट्टी बन गई या हल्की मिट्टी बन गई, इसको हम ए हॉरिजॉन कहते हैं। तो कुल मिला के ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन और पेरेंट रॉक में ही सबसे उपजाऊ मिट्टी ए हॉरिजॉन की होती है। लेकिन समय के साथ ये इरोड होकर हट जाती है और अंदर पथरीली मिट्टियां वापस हमें दिखाई देती हैं। इसी को हम बोलते हैं सॉइल का इरोजन। कभी कभी लैंडस्लाइड की वजह से, कभी कभी जोर से बारिश होती है, कभी कभी वहां सड़क बनानी होती है जिसकी वजह से हटाना पड़ता है, कभी ज्यादा पानी के धुलाई की वजह से या पेड़ काट देने की वजह से, या ऐसे बहुत कारण से सॉइल का इरोजन हो जाता है। तो सॉइल इरोजन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कैसे हो रहा है आगे पढ़ लेते हैं। तो सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में सॉइल इरोजन हो रहा है और बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस रोकी जा रही, बड़े बड़े लेवल पर एक थ्रेटनिंग, एक डर बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश से मिट्टी चली गई उड़कर बहकर नदी के माध्यम से कहीं भी, तो हम उपज में बहुत पीछे हो जाएंगे, जीडीपी और इकोनॉमिक्स में भी हमारी ग्रोथ कम हो जाएगी। तो इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी फर्टिलिटी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। टॉप सॉइल को तो किसी तरह से बचाना ही है, लेकिन ये लॉस होता जा रहा, ठीक है, रिड्यूसिंग सॉइल प्रोडक्टिविटी की वजह से। अब जानते ही हो सॉइल बनने में एक दिन तो लगता नहीं, कई हजार सालों से मिट्टी बनती आ रही तब जाकर बनी है। और इसकी मिट्टी आप सोचो कितनी कीमती, आपके लिए मिट्टी की कीमत मिट्टी के बराबर, लेकिन मिट्टी ही है जो सॉइल ही है जो हमें सारी चीजें प्रोडक्शन में, मिनरल्स में, वेजिटेशंस में, नेचुरल वेजिटेशंस में, हर एक चीज में हमें हेल्प करती है। तो बहुत साल लग जाते हैं इसको बनने में और इसका निगेटिव इंपैक्ट हमारे क्रॉप्स पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि किसी तरीके से, चाहे वो नेचुरल हो या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, मिट्टी का इरोजन नहीं होना चाहिए। और इन्हीं दोनों वजह से मिट्टी का इरोजन हो रहा है। तेजी से बारिश आई, सारा पानी ऊपर वाली मिट्टी को उठाकर लेके गया क्योंकि हमने पेड़ काट दिए, नेचुरल तरीके से इरोजन हो गया। तूफान आया, सारी मिट्टी उड़ा ले गया, खत्म हो गई मिट्टी। तो नेचुरल तरीके से और मैन मेड तरीके से भी एक लॉस में जा रही। हमें इसे कंजर्व करना है, कंजर्व करने के लिए तरह तरह के मेजर्स अपनाने पड़ते हैं। अब सॉइल इरोजन का रीजन क्या है, तो मैंने कहा नेचुरल भी है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल का इरोजन हो रहा, एक प्रॉपर सिग्निफिकेंट रीजन के रूप में सामने को देखने को मिलता है। ओवर ग्रेजिंग, ज्यादा चरा दिया, घास खत्म हो गई, बारिश होगी तो केवल मिट्टी बची, घास है ही नहीं जो पानी को होल्ड कर सके, बह गई। जानवरों के खुर से क्या होता है, वो प्रॉब्लम हो जाती है। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, हम लोग बस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, ये नहीं सोचा है कि भविष्य में इस मिट्टी में उपज होगी कि नहीं, मिट्टी रहेगी कि नहीं, हमारी प्रैक्टिसेस गलत है। प्लस क्लाइमेट चेंजेस, जानते ही हो क्लाइमेट चेंज से मिट्टी की फर्टिलिटी खराब हो सकती है, एसिड रेन हो गई तो गया। तो मैन मेड के कारण भी होता है। बहुत सारे ऐसे कई सारे रीजन हैं जो हमारी सॉइल की हेल्थ को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। आइए अगर हम बात करें और भी कोई ऐसे हैं तो बताएंगे हाँ ऐसे बहुत से कारण हैं, नेचुरल, मैन मेड, और आप मिट्टी के खराब होने के कई कारण डाल सकते हैं अपने मन से भी। हम केमिकल्स का छिड़काव करते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, ये भी खतरनाक। ओवर फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर्स यूज कर लेंगे यूरिया का, वो भी खतरनाक है। एसिड रेन हो गई प्राकृतिक रूप से, वो भी खतरनाक है। क्लाउड बर्स्ट हो गया, वो भी खतरनाक है। पॉलीथीन फेंक रहे हैं, बहुत खतरनाक है। ठीक से एग्रीकल्चर के सिस्टम नहीं जानते, बहुत खतरनाक है। इरिगेशन, चाहे वो डिपिंग हो, चाहे वो सबमर्सिबल हो, चाहे वो कैनल के माध्यम से हो, अगर हम समय समय पर उसका ध्यान ना रखें तो पानी अल्कलाइन हो जाएगा, मतलब पानी साल्टी हो जाएगा, पानी में एसिड आ जाएंगे, वो खराब हो सकता है। ओवर ग्रेजिंग खराब कर सकती है, मतलब हर कारण से मिट्टी खराब होती है, हर कारण से। इस चीज को जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे रोक सकते हैं मिट्टी को खराब होने से, तो मैं बता दूं, सॉइल इरोजन को खराब होने से तरह तरह की मैनेजमेंट स्किल्स से और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से और टीचिंग से, किसान को बैठाकर अधिकारी लोग टीचिंग करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से, फोन के माध्यम से, घर जाकर करके दिखाकर, प्रैक्टिकल के रूप में एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स। तो इस सारी तरह की चीजों से हम उनको मैनेज कर सकते हैं। हम उनको सिखाएं, हम सीखें कि हमको रीफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन करना है, पेड़ नहीं काटना है, पेड़ लगाना है उल्टा। इससे बारिश में पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़कर रोकती हैं, बारिश की सारी मिट्टी बहाकर नहीं ले जाती। दूसरा, कॉन्टोर पॉलिंग। कॉन्टोर पॉलिंग एक तरह की पॉलिंग, वो प्लॉगिंग होती है, ठीक है, जो वाटर रिड्यूस कर देती है, जो कि ऐसे समझो कॉन्टोर पॉलिंग होती है। बारिश बरस रही है, पानी तो आएगा ही, आप पानी तो रोक नहीं सकते,
बट वो क्या हो, मिट्टी को काटते हुए ना ले जा पाए। इस तरह से मिट्टी को माउल्ड करते हैं, इस तरह से शेप देते हैं, पानी को निकलने का रास्ता देते हैं, उसको हम बोलते हैं टेरेसिंग। टेरेसिंग का मतलब होता है टेरेस एंड स्लोप अगर हम बना दें मिट्टी को, ताकि मिट्टी ऊपर रहे और जो भी पानी हो वो वहां से इसमें जाकर थोड़ा सा मिट्टी सोख ले, बाकी पानी ढाल और स्लोप से होकर क्या और नीचे की तरफ निकल जाए, मिट्टी लेकर मत जाए। थोड़ी बहुत मिट्टी तो जाएगी बट उतने से कोई दिक्कत नहीं। कवर क्रॉप्स, क्रॉप्स को कवर करने के लिए क्या करो, जब सीजन ऑफ हो जाता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर पर हम ध्यान दें, डैम्स बना, बंड्स बने हो, ठीक है, गैबियंस बने हो, ताकि वाटर फ्लो को रोका जा सके। मतलब हम ठीक से अगर समझे तो उत्तर प्रदेश की भाषा में अगर समझे तो हम मिट्टी में अपने खेत को बचाने के लिए ढाल देकर ही मुख्य रूप से उसको बचा सकते। पानी बरसेगा ही बरसेगा, हम ऐसा मिट्टी का खेत थोड़ा सा ऊपर रखें और ताकि बाहर से पानी किसी एक स्लोपी एरिया बना दें ताकि बारिश का पानी गिरे प्लस इधर से ऐसे निकल जाए उधर से, ठीक है। या कुछ ऐसी विधि जो हमें एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स आकर सिखाते हैं उसका उपयोग करें। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ये हुआ हमारा मिट्टी। आइए हम मिनरल्स भी इसी क्लास में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मिट्टी है तो मिट्टी में तरह तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो कौन कौन से मिनरल्स एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, केवल एग्रीकल्चर के लिए ही नहीं, जो ऐसे मिनरल्स एंड माइंस जो हमारे मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं, आगे हम एक झलक देख लें। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न रीजन में आपको ढेर सारे क्या मिलेंगे, डेंसली पॉपुलेटेड लोग हैं और ये स्टेट रिच है नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें मिनरल्स हैं। खास तौर पे हिस्ट्री की माइनिंग अगर हम देखें, मतलब यूपी में माइनिंग देखें तो दो तरह से माइनिंग होती है, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। खुदाई गहराई में भी करते हैं, खुदाई ऊपर से भी करते रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो तरह तरह के मिनरल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कोयला, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, आयरन ओर, कॉपर, लेड जिंक, गोल्ड और साथ ही साथ डायमंड और भी बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। तो आइए इन्हीं सारे एलिमेंट्स का एक एक करके अध्ययन करते हैं कि आखिर हमारे उत्तर प्रदेश में माइनिंग्स किन किन चीजों की होती है। तो प्राइमरी एक्टिविटी का ही पार्ट है, क्योंकि एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे अभी हम, ठीक है, सॉइल पढ़ रहे थे, तो प्राइमरी एक्टिविटीज में माइनिंग भी उत्तर प्रदेश बहुत आगे। तो आइए देखिए उत्तर प्रदेश में किन किन चीजों की माइनिंग होती है। तो उत्तर प्रदेश में आपको कोयले की, लाइमस्टोन की, डोलोमाइट की, आयरन ओर की, कॉपर की और लेड जिंक की तो डेफिनेटली मिल जाएगी। गोल्ड और डायमंड की भी माइनिंग होती है क्या, तो बताएंगे कि कुछ कोयला क्षेत्र है जहां से कुछ डायमंड मिल जाते हैं और कुछ आपका सोनभद्र वाला इलाका है जहां से कुछ गोल्ड भी मिल जाता है, ठीक है, पहाड़ी इलाका है। तो हम देखेंगे कि यही मिनरल्स हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं उत्तर प्रदेश में, इनको कहां कहां पाते हैं। कहीं कहीं पर हमें जिप्सम सीमेंट के रूप में, स्टील, कहीं कहीं पर पेपर और फर्टिलाइजर बनाने के लिए ये क्या होता है, काम आता है। और इतनी चीजें भी हमें उत्तर प्रदेश से मिल सकती हैं। तो आइए इन्हीं सारे माइंस का डिटेलिंग करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे, सबसे ज्यादा जो मात्रा में उत्तर प्रदेश में मिल जाता है वो होता है कोल। करना कुछ नहीं है आपको, केवल कोल कहां किस एरिया में मिलता है इतना याद रखना, बाकी लाइंस यूजलेस है। तो इसलिए होश में रहेंगे, ध्यान से देखेंगे और इंपॉर्टेंट चीजें ही ड्रैग आउट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कोल हमें कहां से मिलता है, तो उत्तर प्रदेश में कोल एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहां से मिलता है, सिंगरौली कोलफील्ड। कहां पर मिलता है, सोनभद्र। 1 नंबर का क्वेश्चन हमने प्रिपेयर कर लिया, इतनी अवेयरनेस बस चाहिए मुझे आपसे। चलिए अगर हम बात करें तो कोल प्रोड्यूसिंग रीजन इसके अलावा भी कहीं पर है, तो बताएंगे कि हाँ मेजॉरिटी में तो वो है ही है। इसके अलावा यहां पर से मतलब सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से हमें क्या मिल जाता है, तो बताएंगे कि हमें सीमेंट भी मिल जाता है, स्टील भी मिल जाती है और फर्टिलाइजर भी मिल जाता है। और यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी जहां पर माइनिंग होती है, जहां रॉ मटेरियल्स होते हैं, वहां इजी लेबर भी मिल जाए और वहीं पर हमें क्या मिल जाए, इंडस्ट्री भी मिल जाए। तो हमें ट्रक से ट्रैवलिंग का जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो बच जाएगा। इसीलिए जहां पर माइनिंग्स होती है खासतौर पर कोल की, हम वहीं पर क्या करते हैं, इंडस्ट्री भी लगा देते हैं और भी कोई चीजें हमें वहां से मिल जाती है। आइए कोल के अलावा हमने देखा लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन वाला एरिया कौन सा है, तो बता दें हाई ग्रेड के लाइमस्टोन हमें मिलते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। और याद रखिएगा ये रॉ मटेरियल का एक बड़ा अच्छा सोर्स है। इसके अलावा हमें, ठीक है, अगर हम बात करें लाइमस्टोन से भी क्या मिल जाता है, सीमेंट बनाने में, पेपर बनाने में, स्टील बनाने में भी लाइमस्टोन का बहुत यूज होता है,
ठीक है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में खास तौर पे मिर्जापुर, सोनभद्र और बनारस के इलाके में हमें लाइमस्टोन मिल जाता है। अगर हम बात करें डोलोमाइट कहाँ से मिलता है, तो बताएंगे कि फिर से उसी एरिया में आप, सोनभद्र एक ऐसा इलाका है जो सब कुछ मिल जाए। डोलोमाइट डिपॉजिट्स कहाँ पर होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट में खास तौर पे सोनभद्र बड़ी विलेज में, सोनभद्र के वहीं पर आपको डोलोमाइट डिपॉजिट मिलेगा। कम से कम बहुत बड़ी मात्रा में आपको ये मिल जाता है। चलिए आइए, आयरन ओर की भी एक बार बात कर ले। क्या आयरन ओर भी मिलता है उत्तर प्रदेश से, तो बिल्कुल हाँ मिलता है। याद रखेंगे मिर्जापुर और सोनभद्र वाले इलाकों से खास तौर पे आपको आयरन ओर मिल जाते हैं और बढ़िया वाला आयरन मिलता है। ठीक है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिग आयरन और स्टील इज द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑन द आयरन ओर दैट कम्स फ्रॉम द उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश के मिले हुए आयरन ओर की बात करें तो पिग आयरन और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में काफी मदद करता है ये। एक और चीज आती है हमारी कॉपर एंड, जैसे आयरन का ओर होता है ऐसे कॉपर का ओर, और लीड मतलब शीशा और जिंक, तो ये किस जगह से हमें मिल जाता है, तो याद रखिएगा खास तौर पे ये ललितपुर, झांसी, ये दो बड़े डिस्ट्रिक्ट से, कहीं कहीं पर मथुरा और आगरा से भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, मेजॉरिटी में आपको मथुरा आगरा से मिलेगा, और सेकेंडरी नंबर पर अगर हम बात करें तो झांसी और ललितपुर में भी क्या है, लीड और जिंक मिल जाते हैं। याद रखिएगा कॉपर ओर की अगर हम बात करें तो कॉपर ओर जो है आगरा और मथुरा से लिख लीजिए। ठीक है, वहां पर लेड जिंक भी मिलता है बट ज्यादा मात्रा में कॉपर मिलता है। और अगर हम बात करें कि डिस्ट्रिक्ट अगर झांसी और ललितपुर के हैं तो यहां से हमें क्या मिल जाता है, लेड और जिंक। ठीक है, मतलब ये दोनों चीजें इन चारों जगहों से हमें मिलती है। नाम याद रखना है केवल जगह का, मैंने कहा था फोकस्ड रहेंगे। चलिए और कोई चीज है तो बताएंगे, गोल्ड और डायमंड भी मिलता है। मैंने कहा था कुछ जगहों पर से डायमंड और गोल्ड भी मिलता है। वैसे तो भारत में गोल्ड कोलार की खान से, केजीएफ वाला, रॉकी बाई वाला वहां से मिल जाता है, जो कि कर्नाटक की कोलार की खान कही जाती है। और डायमंड हमें मध्य प्रदेश में पन्ना नाम की एक जगह है वहां से। क्या बताया मैंने, पूरे भारत में कोलार गोल्ड फील्ड केजीएफ में हमें मिलता है कर्नाटक में, और डायमंड हमें कहाँ मिलता है, तो बताएंगे सर पन्ना नाम की एक जगह है एमपी में, वहां से। बट उत्तर प्रदेश में भी कहीं मिलते हैं ये दोनों, तो जानिए, बहुत बड़ी मात्रा में तो नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश में भी मिलते हैं। अगर हम बात करें कहाँ, तो अगेन सोनभद्र और बलरामपुर, यहां पर से हमें आपको ये दोनों चीजें देखने को मिल जाती। अगर हम बात करें पन्ना वाला रीजन जो कि उत्तर प्रदेश से भी कनेक्टेड होता है थोड़ा सा, वहां से आपको डायमंड मिलेगा। तो ठीक से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के कुछ ही एरिया में कुछ ही मात्रा में डायमंड मिला, अदरवाइज पन्ना उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर आपको ढेर सारे जो है वो गोल्ड डायमंड तो मिल जाएंगे। गोल्ड तो चलो कुछ जगहों से देखने को मिला। मैंने कहा था ना सोनभद्र एक जगह है, इसका नाम ही सोन है, सोना, ऐसे याद रखो, सोनभद्र। कहते हैं कि बल्क में यहां पर सोना मिला, पहाड़ी सोना था। ठीक है, बाद में सरकार ने उसे तोड़ा, खत्म किया या जो भी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो और जो है मिनरल्स हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एंडालुसाइट एक तरह का रिफैक्टरी मिनरल्स है। ये खास तौर पे प्राइमरी एप्लीकेशन के रूप में मैन्युफैक्चर करने के लिए मटेरियल्स को यूज किया जाता है। ठीक है, और बहुत ही हाई टेम्परेचर पर ये पिघलता है। और इस तरह के मटेरियल्स जो यूज होते हैं सिरेमिक्स में, क्यूरिक्यूबल्स में और बॉयलिंग लाइनिंग्स में यूज किए जाते हैं। खासतौर पे झांसी में ये मेजॉरिटी में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में एक बारी जो है इसको समझ लीजिए। सिरामिक जानते होंगे, चलाकर, टेराकोट करके, चैरिट करके, बर्न करके कुछ चीजें बनाई जाती है, इसलिए काफी हाई टेम्परेचर में बनाए, और ये बने बनाए हमें कई जगहों पर उत्तर प्रदेश से मिल जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, बहुत अच्छा जो ये मेटल है, आजकल इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। उत्तर प्रदेश के कहां से बताया मैंने, झांसी से मिला। आइए लास्ट है हमारा सैंडस्टोन। सब जानते हो सैंडस्टोन एक तरह से क्या, लाइमस्टोन चूना पत्थर को कहते हैं, सैंडस्टोन क्या होता है, एक तरह से खड़ी से, जिसको चाक कहते हैं, जिससे बचपन में हम लोग लिखते थे। सबसे ज्यादा ललितपुर में और झांसी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में, आपने बचपन में देखा होगा चौक ऐसे फ्री में लेकर चले जाते थे, पैसा भी नहीं लगता। तो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स भी बनी हैं जिसपे भगवान का मंदिर है, ठीक है, वो सब लाइमस्टोन से बने। इतिहास के सारे पन्नों में लाइमस्टोन से बनी हुई चीजें आपको देखने को
मिलेगी। ये एक्चुअली यहाँ पर पिंक कलर का सैंडस्टोन मिलता है, इसीलिए ललितपुर पिंक के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, मेरी बात समझे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े पैलेस उत्तर प्रदेश और दिल्ली में, आगरा में, उसके आसपास में जो मिलेंगे वो सैंडस्टोन से ही बने हुए मिलते हैं। तो पिंक कलर का सैंडस्टोन होने के कारण ललितपुर पिंक के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, और इंडिया में बेस्ट टाइप के पिंक स्टोन या सैंडस्टोन मिलते हैं। इससे बड़े बड़े स्कल्पचर्स बने हैं, बड़े बड़े क्राफ्ट्स बने हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्चर की चीजें बनी हैं, मूर्तियां बनी हैं। ये सब चीजें आपको झांसी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएंगी। इससे बिल्डिंग्स भी बनती है, ब्रिज भी बनता है, स्कल्पचर्स भी बनता है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं, सारी चीजें इससे बनती हुई दिख जाएंगी। कहीं कहीं पर ये स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस और डेकोरेशन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ये हुआ आपका फाइनल टच जो कि कवर अप करता है आपके सॉइल को और मिनरल्स को। अब अगली क्लास में हम उत्तर प्रदेश के ज्योग्राफिकल अदर फीचर्स के बारे में भी केस स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, अगली क्लास के लिए कमर कसे रहिए, बहुत सारी चीजें हम लोगों को स्टडी करनी। तब तक के लिए करना कुछ नहीं है, जितनी चीजें पढ़ाते हैं उसको नोट करिए, इसके पीडीएफ पर ध्यान दीजिए और खुद से भी कुछ और चीजें ढूंढिए, उसमें अपनी नॉलेज में इनहेंस करिए, ऐड कीजिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।